हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की ये हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियोस में मतलब मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकता है, क्योंकि वो सारी वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सारी वीडियोस उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी हैं जो कोई भी इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। First question is the bold lover in ode on a Grecian urn need not given because option है he will sometime be able to kiss his beloved. Next है he will sometime be able to enjoy blush. His love and her beauty have become eternal. He will never get old to repent. तो इसका राइट आंसर क्या है? The bold lover in ode on a Grecian urn need not given. क्या होगा इसका राइट आंसर? और बेसिकली यहाँ पे गिवन नहीं है, आई थिंक यहाँ पे ग्रीव होना चाहिए, नीड नॉट ग्रीव। ग्रीव मतलब दुख व्यक्त करना, ठीक है, नीड नॉट ग्रीव। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन अ ग्रेशियन नीड नॉट ग्रीव बिकॉज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिज लव एंड हिज ब्यूटी हैव बिकम एटर्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। बताइए, नेगेटिव कैपेबिलिटी को किसने कॉइन किया था? ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, T.S. Eliot, John Keats, Shelley. Who is the writer? The term negative capability is associated with. Yes. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये एसोसिएटेड है जॉन कीट्स से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स. This term was introduced in a letter to his brother George and Thomas on 21 December 1817. It characterized a writer's immense capability on sympathetic identification with some object dearer to him than himself. It is a quality of self-effacement, negate himself, which Keats find in Shakespeare. Okay, next question number third, quartos and folio are term associated with. बताइए, क्वार्टो और फोलियो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन है परफॉर्मेंस, क्रिटिसिज्म, राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। तो किससे एसोसिएटेड है? यस, देखिए, क्वार्ट और फोलियो बेसिकली पेपर पे के एक तरीके के साइज बोल लीजिए। ठीक है, अब क्वार्ट और फोलियो जो एसोसिएटेड है वो किससे हैं? प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द राइम इन दीज लाइन कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड it is called a. बताइए, the rhyme in these line consist of single stressed syllable and it is called a feminine rhyme, masculine rhyme, triple rhyme या फिर double rhyme। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the rhyme consists of a single stressed syllable and called masculine rhyme, still hill। क्या है इसका राइट आंसर?
यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैस्कुलिन राइम. ओके, द राइम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रेस लेबल एंड कॉल्ड मैस्कुलिन राइम. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट question number 5 is William Shakespeare's, just a minute, yes, William Shakespeare's Julius Caesar, Antony and Cleopatra and Coriolanus are based on. Option A Holinsides, Chronicles, folk tale and legends, older Roman plays, Plutarch's life. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा एंड कॉरिलिनियस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइफ. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द वर्ड्स इफ इट वर डन, व्हेन इट इज डन, देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय. बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शन है हैमलेट, लियर, ओथेलो और मैकबेथ. सोचिए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, द वर्ड इफ इट वर डन, व्हेन इट्स डन, देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली. ऑप्शन है हैमलेट, लियर, ओथेलो, मैकबेथ. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये बहुत ही एक फेमस सलिलिकी है जो है मैकबेथ के उसकी. ठीक है, मैकबेथ से दी गई है. द अबव इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फेमस सॉलिलिकीज फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ स्पोकन बाय मैकबेथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. They flash upon the inward eye. Just a minute. They flash upon the inward eye. Let me correct my pen. Yes. Yes. They flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What is Wordsworth's poem Daffodil? Flash upon the inward eye. Options हैं the stars that shine, the lonely clouds, the vales and hills, daffodils. क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है डैफोडिल. ओके, जो बहुत ही फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई. द पोएम वाज रिटन इन द ईयर, ये पोएम कब लिखी गई है? 1802 में लिखी गई है. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807. द वेरी स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोएम, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, informed the poet profound sentiments to being left alone. It was actually the death of his brother John that led him to loneliness. Okay, तो इसका राइट आंसर क्या है? डैफोडिल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is poetry is emotions recollected in tranquility was said by. वेरी इजी क्वेश्चन. बताइए स्टेटमेंट किसने दी है? वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, शैली, आर्नोल्ड. पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय वर्ड्सवर्थ. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बात कही गई है. पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ओके, नेक्स्ट की बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Poetry shades no tears such as angels weep, but natural and human tears are lines. Why? बताइए ये लाइन्स. Poetry sheds no tears such as angels weep, but natural and human tears are lines. Why?
क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये लाइन जो दी गई है वो दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द कैल्सन्स ऑफ क्रिएशन इज लव ऑफ द लाइन अकर्स इन वाल्ट विटमैन्स। बताइए, वाल्ट विटमैन के कौन से वर्क में ये लाइन देखने को मिलती है? द कैल्सन्स ऑफ क्रिएशन इज लव फॉर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। ओके, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय विटमैन दैट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रास. It has been created as a representing the lore of victim's poetic vision. Okay, next. Yes, question number 11. Who is known as the bard of democracy among the following? बताइए, किसे bard of democracy के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है एमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन। किसे जाना जाता है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, एमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन। तो इसका राइट आंसर है वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वॉल्ट विटमैन एंटर्ड पॉलिटिक्स एज अ डेमोक्रेट. Okay, he became editor to a democratic newspaper. He believed and showed how man might achieve for himself the greatest possible freedom within the limits of natural law for the mind and body through democracy. Okay, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। हु इज द पर्सन दैट अपीयर्स थ्रू आउट द वेस्टलैंड? आपको बताना है कि वो पर्सन कौन है जो पूरे वेस्टलैंड इतना बड़ा, मतलब 5 सेक्शन वाला वेस्टलैंड है, उसमें नजर आता है। ऑप्शन है मैरी लैरिस, थायरेसिस, मैडम सोसोट्रिस, थॉमस बैकेट। तो बताइए कौन है वो पर्सन? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जो थ्रू आउट देखने को मिलता है हमें पर्सन, उसका नाम है थायरेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द वेस्टलैंड इज अ लॉन्ग पोएम बाय अमेरिकन बॉर्न पोएट T.S. Eliot. ओके, द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922. वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये। ओके, इन क्राइटेरियन अ मैगजीन एडिटेड बाय T.S. Eliot, then a few days later in the magazine The Dial. Tiresias, the central figure, according to Eliot, is the central figure in the wasteland, interested spectator of the modern wasteland, and what Tiresias see in the substance of the whole poem. Okay, next question number 13. Which part of United States has been written about in Faulkner's fiction? Which part of United States has been written about in Faulkner's fiction? ऑप्शन है द नॉर्दर्न, सदर्न, या फिर ईस्टर्न या वेस्टर्न। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या है? द सदर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
The southern part of United States has been written about in Faulkner's fiction. Faulkner is one of the most celebrated writer in American literature generally and southern literature specifically. He was Nobel Prize laureate from Oxford, Mississippi. Okay? Next. Question number 14 is द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. बताइए अरस्तु के अनुसार सोल ऑफ ट्रेजेडी कौन है? ऑप्शन है थॉट, कैरेक्टर, प्लॉट या स्पेक्टिकल्स. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए अरस्तु ने 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बताया है. बेसिकली किसी ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होते हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल्स एंड सॉन्ग. Aristotle also write the plot then in the first principle and as if it were the soul of a tragedy. Okay? Next. इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्लॉट. ठीक है, द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम. बताइए इनमें से कौन था जो पुअर टॉम की तरह मतलब भेस बदल के पुअर टॉम बन जाता है? ऑप्शन है केंट, एडगर, एडमंड, ग्लास्टर. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. किंग लियर में यस कौन सा कैरेक्टर है वो? पुअर टॉम. किसके बारे में कहा जाता है? यस एडगर के विषय में. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. और जैसा कि आपको पता ही है किंग लियर क्या है? शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. वॉल्ट व्हिटमैन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन. बताइए वॉल्ट व्हिटमैन का जो ये वर्क है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ये पहली बार किस में इंक्लूड किया गया था? ऑप्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, नवंबर, वोज, ड्रम टैप्स, पोएम्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन. किस में ऐड किया गया था? सोचिए आंसर कीजिए. सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ. ये देखिए पहली बार इंक्लूड की गई थी लीव्स ऑफ ग्रास में. ओके, फर्स्ट टाइम इसे इंक्लूड किया गया था लीव्स ऑफ ग्रास में. और इट हैज बीन क्रिएटेड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाइट मैन्स पोएटिक विजन. ओके. नेक्स्ट 17. द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अपीयर्स इन. तो बताइए ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. ऑप्शन है फॉर whom द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन ऑन द सी, सॉरी द ओल्ड मैन एंड द सी. यहाँ पे टाइपिंग एरर है. द स्नो ऑफ किलिमंजारो एंड द सन आल्सो राइजेस. इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है द ओल्ड मैन ऑन एंड द सी. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. द ओल्ड मैन एंड द सी ये बहुत ही फेमस वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का. ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है. हेमिंगवे का ये वर्क है और कब आता है? 1951 में आता है. ठीक है, विमिनी एंड वेमास एंड पब्लिश्ड इन 1952. देखिए लिखा गया था 1951 में और पब्लिश होता है 1952 में. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेंटियागो एन एजिंग क्यूबन फिशरमैन. ठीक है, क्यूबन फिशरमैन है हु स्ट्रगल्स विद अ जॉइंट मार्लिन फार आउट इन द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा. ओके, और इसी में ये लाइन कही जाती है अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. Just a minute. Let me. Yes. This is the slide. 18. Hemingway's novel A Farewell to Arms is divided into. बताइए हेमिंगवे का जो नॉवल है A Farewell to Arms वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है?
2 books, 3 books, 4 books, 5 books? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, हेमिंगवे की नॉवेल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अ फेयरवेल टू आर्म, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? बेसिकली कितनी बुक्स में है ये? तो बेसिकली ये है 5 बुक्स में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अ फेयरवेल टू आर्म। ओके, और अगर हम इसकी बात करें, अ फेयरवेल टू आर्म इज अ नॉवेल बाय हेमिंगवे set during the Italian campaign of World War. The book was published in 1929. Okay, and the title is taken from a poem by 16th century dramatist George Bille. Okay, next question number 19. Which of the following novels was written by William Faulkner? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉवल किसने लिखा है? विलियम फॉकनर ने लिखा है। ओके, ऑप्शंस हैं फॉर हुम द बेल टोल्स, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसिस, साउंड ऑफ द फ्यूरी। तो कौन सा वर्क विलियम फॉकनर का है इनमें से? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये वर्क है विलियम फॉकनर का, साउंड एंड द फ्यूरी, और ये कब आया था? ये आता है 19, यहाँ लिख देते हैं 1929 में। ओके, द साउंड एंड द फ्यूरी is a psychological novel with a strange autobiographical element written by William Faulkner. Next, 20. Who among the following is called a New England poet? अब आपको बताना है कि इनमें से किसे अ न्यू इंग्लैंड पोएट बोला जाता है। ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन, विलियम कार्लस विलियम्स और एलन गेंसबर्ग। क्या होगा इसका राइट आंसर? Who is known as a New England poet? देखिए, न्यू इंग्लैंड पोएट किसे कहा जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। ठीक है, अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ स्पैन की बात करें तो वो है 1874 से लेकर 1963 तक। ठीक है, और ये एक अमेरिकन पोएट है, बेसिकली अमेरिकन पोएट थे। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। ओके, इसलिए इन्हें कहा जाता है अ न्यू इंग्लैंड पोएट। ओके, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको क्या करना है, आज अपना स्कोर कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना है कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। उसी के आधार पर फिर मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करूँगी। ठीक है, और साथ में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कोई भी सजेशन मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।